साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिसकी आशा थी, जिसकी अपेक्षा थी, वो शुरू हो गई है। अब दिल्ली पुलिस अपने काम में जुट गई है, एक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, शुरू से ही कह रहा था कि जो लोग भी आंदोलन में जा रहे हैं, बड़े ध्यान से जाइएगा। आपको हक है लोकतंत्र में, आप अपनी मांग रख सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप मोदी सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिंसा में जरा भी अपनी भागीदारी की, अगर आप हिंसा में शामिल हुए, तो फिर आप बचेंगे नहीं। आज वही शुरू हो गया है दोस्तों। ताबड़तोड़ तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक एक कैमरे को खंगाला जा रहा है। वो जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाला था ना, जो काम कर रहा था, अब वो काम आ रहा है दोस्तों। कैसे काम चल रहा है, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिल्ली दंगे की भी दिखा देता हूं और आपको बताऊंगा दोस्तों कि भारत सरकार ने और खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने, उनको सब कुछ पता था कि क्या कुछ होने वाला है। वो जानते थे भाई, अगर विद्यार्थियों की मांग जायज है तो वो तो करना ही है मोदी जी को, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये एक हफ्ते बाद की तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी अब शुरू हो रही है दोस्तों, उस पर एक्शन शुरू हो गया है। वही कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास भी मेरे वीडियो से इतर कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट में रखिएगा। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम, इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। एक कमेंट जरूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको टू विंडो दिखाता हूं, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों। इस टू विंडो में क्या है, जिस वक्त, जिस समय दोस्तों आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया, और किसी और ने नहीं, सीजेपी ने किया। दो मंत्रियों के साथ बैठ करके सीजेपी ने कहा, जो इनके प्रवक्ता हैं, कि सरकार हमारी बात मांग चुकी है, अब हम यह आंदोलन खत्म कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने फ्री कर दिया सबके लिए मेट्रो। ठीक उसी समय दोस्तों, ये होने के बाद, इस्तीफा होने के बाद की बात बता रहा हूं, जंतर मंतर पर उपद्रवी पथराव कर रहे थे। क्यों भाई, किस लिए? आप मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और भी दो मांगे थी, सब तो पूरी हो गई, फिर ये पथराव क्यों हो रहा था? अब आप समझिए असली मकसद क्या था। पहला, असली मकसद क्या था, और दूसरा, सिर्फ विद्यार्थी नहीं थे, वहां कोई और भी था जिनको पसंद नहीं आ रहा था। अब यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। भाई, दिल्ली पुलिस ने पूरा होमवर्क किया है दोस्तों, और क्या कमाल के काम किए हैं। 2500 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जंतर मंतर पर। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, यहां तो 200-400 भी अगर जुड़ जाए ना, तो उसको भी भीड़ बताने लगते हैं। अगर 2500 क्रिमिनल हो तो आप समझिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये क्या, ये क्रिमिनलों का अड्डा बन रहा था। और दिल्ली पुलिस ने दोस्तों, ये आंदोलन खत्म होते होते 15 एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। और सिर्फ 15 एफआईआर नहीं, दिल्ली पुलिस ने आखिरी चरण में दोस्तों इस आंदोलन के अलग अलग रास्तों पर 18 डीसीपी तैनात कर दिए थे। इसका मतलब है, जो दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख है ना, वो काम कर रही थी। एक एक चीज पर बारीकी से नजर थी। लोगों को लगता है कि हुजूम में कुछ भी कर दो बच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मैं जरा उसकी बानगी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप याद कीजिए दिल्ली के दंगे को। 2020 में हुआ था दंगा, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जिनके ऊपर जख्म पड़ा, जिनकी हत्या हुई, जो घायल हुए, जो प्रभावित हुए, जिनके यहां आगजनी हुई, वो तो अब भी इस दर्द को महसूस करते हैं ना। और उस दंगे में जानते हैं 700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे दोस्तों, 700 से ज्यादा। और कितने लोग हिरासत या गिरफ्तार हुए थे, ये भी बताता हूं। 3400 लोग। आप ये मत समझिएगा कि आप 100 की भीड़ में आएंगे, दंगा फसाद करेंगे और आप बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। अब तो सिस्टम भी हाईटेक है। 3400 लोगों की गिरफ्तारी, 718 मामले दर्ज हुए,
55 मामले हथियार कानून के तहत दर्ज हुए। और एक बात आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जिन 3400 लोगों की गिरफ्तारी हुई या हिरासत में गए या कोई मामला दर्ज हुआ, वो किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहते। उनका करियर खत्म हो जाता है, वो बचते नहीं हैं। और यहां तो दंगे का कानून है दोस्तों। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। ये दिल्ली के माथे पर एक जख्म की तरह है, दाग की तरह है। और इसका एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको एकदम बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अब 3400 लोगों का क्या हुआ, गिरफ्तार हैं या बच गए या बाहर निकल आए, ये तो कहां मिलेगा ये आंकड़ा। लेकिन मैं आपको कुछ नाम तो याद दिला देता हूं, एकदम से झटके से याद आएगा। एक तो उमर खालिद और दूसरा शर्जिल इमाम। भाई आज भी देखिए, अदालत जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। वो कुछ कुछ विशेष वजहों से 2-4 दिन के लिए आ जाएं, वो अलग बात है। अब भी नहीं आ पाए, सारी अदालतों में घूम लिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, कहीं से भी जमानत नहीं मिली। और अभी मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूं, ये देखिए, ये 4 जुलाई 2026 की खबर है। अभी लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। कड़कड़डुमा अदालत में कहे कि हमको जमानत दीजिए। कड़कड़डुमा अदालत ने कहा कि हम आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि 1 साल बीतने पर ही आपके मामले में दोबारा सुनवाई हो सकती, 1 साल से पहले हो ही नहीं सकती। यानी शर्जिल इमाम और उमर खालिद, कब हुआ था दंगा? 2020 में। चल क्या रहा है? 2026। यानी सोचिए, 6-7 साल के बाद भी आपको जमानत नहीं मिली है। अब आप आइए इसमें विद्यार्थियों के आंदोलन में दोस्तों। भाई विद्यार्थियों के आंदोलन में मैं जरा आपको उस बारीकियों पर बताऊं, जरा अमित शाह की तैयारियों के बारे में बता देता हूं। उनको पता था यह आंदोलन रंग बदल रहा है। अब ये जिन लोगों ने शुरू किया उसके कब्जे में था नहीं, इस पर क्रिमिनल्स ने धावा बोल दिया, वो अगवा कर लिया। और इसीलिए अमित शाह ने समय रहते एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो फैसला ये था दोस्तों कि उस समय कमिश्नर सतीश गोलचा, ये 17 जुलाई की बात कह रहा हूं, 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। 17 जुलाई को ही सतीश गोलचा को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया, जबकि अभी उनका बहुत समय बचा हुआ था। अचानक से हटाया, उनको पता भी नहीं था, अपना प्रोग्राम कर रहे थे मंत्रियों के साथ, हटा दिया गया। किनको बनाया गया? अनुराग कुमार को। अनुराग कुमार कौन है? पेशेवर जासूस। इनके बारे में कहा जाता है जासूसी इनके रग रग में बसा है दोस्तों। सितंबर 2025 तक 4 वर्षों के लिए खुफिया ब्यूरो में सहायक के तौर पर काम किया है। इसमें दिल्ली एनसीआर में व्यापक स्तर पर छानबीन करना, केंद्र सरकार के लिए खुफिया जानकारी जुटाना था। और गृह मंत्रालय ने इन्हें जब ये बनाया, ये आईपीएस अधिकारी भी हैं दोस्तों। और इनके बारे में क्या कहा जाता है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूं। खुफिया ब्यूरो में इतने लंबे और निरंतर कार्यकाल वाले अधिकारी बहुत कम हैं। वो एक पेशेवर जासूस हैं और उन्होंने खुफिया एजेंसी के कुछ प्रमुख विभागों में काम किया है। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं इनके बारे में, अनुराग कुमार के बारे में। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कह रहा हूं, खुफिया विभाग की। आईबी में शामिल होने के बाद कुमार ने जम्मू कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया। और वो भी कब? ये भी समझिए, ये वो समय था जब गृह मंत्रालय अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ साथ बुरहान वानी की हत्या के बाद की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। इनको अलग अलग विभागों में, और जो गुप्तचर वाला विभाग होता है ना, इनको बड़ा प्रिय है, ये काम कर चुके हैं, इनके पास इतना लंबा अनुभव है दोस्तों। अब आप समझिए कि 17 जुलाई को अचानक से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटा करके गुप्तचर विभाग में काम करने वाले एक आईपीएस अधिकारी को बना दिया। ये है अनुराग कुमार। अनुराग कुमार आते ही दोस्तों अपने काम में लग गए। मैं जरा आपको शनिवार की बात बताता हूं, जिस दिन यह ऐलान हुआ, सब कुछ हो गया, कल की बात बता रहा हूं। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने बहुत काम किए दोस्तों, बहुत बड़ा होमवर्क किया।
ये मानकर चल रहे थे कि देखिए सरकार तो सारी बात मान जाएगी, उसके बाद भी दंगा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कुछ होता तो उसके पहले की तैयारी आपको बता रहा हूं। इन्होंने इतनी बड़ी तैयारी की दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और जयसिंह मार्ग पर पक्के बैरिकेड लगा दिए गए ताकि प्रदर्शनकारियों को सीमित रखा जा सके। बैरिकेड्स को लोहे की छड़ों और वेल्डिंग की मदद से जमीन से मजबूती से जोड़ा गया और 6 लेयर का बैरिकेड तैयार किया गया। मतलब परिंदा भी पर ना मार सके। ये उड़ने वाली बात नहीं कह रहा हूं, नीचे से जो तोड़फोड़ करते हैं ना, ये सब। और आपको एक और जानकारी देता हूं, दिल्ली पुलिस के पास जो पेपर लीक का मामला है ना, वो भी दे दिया। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब दिल्ली पुलिस अगर ये काम कर रही है, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ सोचा होगा कि भैया हमने अपना तेज तर्रार अधिकारी लगा दिया है, अब ये सारा काम निपटाएंगे। और ये निपटाने लगे। आज दिल्ली पुलिस का एसटीएफ जो है दोस्तों, वो किन किन एजेंसियों के मामले की जांच करेगा सुनिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और सभी अधिसूचित सरकारी प्राधिकरण, इन सब की जांच दे दी गई है। यानी दिल्ली पुलिस का दायरा आप देख रहे हैं, यह अनुराग कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। और यही नहीं दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बताया 2500 क्रिमिनल्स जिन्होंने जंतर मंतर पर डेरा डाला, जिनको लगा कि बस अब तो मौज है, जितना उत्पात मचाना मचा लो। हो सकता है फंडिंग भी हुई हो, ये भी आप मानकर चलिए, अभी तो जांच में पता चलेगा। और इसके बाद दोस्तों एक एक व्यक्ति की पहचान हुई है। किससे? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इसी से पहचान हुई है दोस्तों। जो सूत्रों के मुताबिक बताया गया, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज की एफसीआर से जांच करने पर इन क्रिमिनल्स की पहचान हुई। और खास करके उस दिन दोस्तों जब पुलिस वालों के साथ इन लोगों की भारी भिड़ंत हुई थी। मैं आपको दोस्तों फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसके बारे में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। 4 एफआरएस यूनिट को प्रदर्शन स्थल के आसपास मुख्य प्रवेश और निकास बिंदु पर लगाया। यानी अगर आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, कहीं से भी अंदर आ रहे हैं, कहीं से भी बाहर जा रहे हैं, तो आप बच नहीं पाएंगे। और ये सीधे दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़ा है। यानी कोई व्यक्ति आया, चेहरा पहचाना और सीधे मशीन ने उसको डिकोड किया और दिल्ली पुलिस को भेज दिया कि भैया ये इनकी पूरी कुंडली है। और दिल्ली पुलिस ने तुरंत पहचान लिया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, भाई सब काम करना है तो दिल्ली पुलिस काम कैसे नहीं करेगी। और सारे क्रिमिनल्स के चेहरे एकदम से सामने आ गए, पूरी कुंडली आ गई। अब आप देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाए, फिर दिखा देता हूं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल क्रिमिनल्स की तस्वीरें हैं, ये मीडिया में छप चुकी हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इसमें 215 तो ऐसे अपराधी थे जो वांटेड अपराधी थे, जो प्रदर्शन स्थल पर गए, जिनकी पुलिस छानबीन कर रही है, इसकी खोजबीन कर रही है। अब ये सब काम आ रहा है दोस्तों। अब एक एक लोगों की पहचान हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने शुरू में भी कह दिया था कि अगर आप दंगे में शामिल पाए गए तो आपका पासपोर्ट भी रद्द होगा। अब आप एक बात सोचिए, मैं फिर से कह देता हूं, देखिए आंदोलन तो आगे भी होंगे, प्रदर्शन आगे भी होंगे, सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर विद्यार्थी इसके चंगुल में फंस करके इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, दंगों में शामिल होते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, तो उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। और कई बच्चों के घर में तो नोटिस भी पहुंच गए हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारे लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है, ये समझ लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम खींचे थे ना, उसकी बड़ी वजह थी। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब एक एक क्रिमिनल्स की पहचान हो रही है और अगले कई बरसों तक ये जेल में चक्की पीसते रहेंगे। यही सच्चाई है दोस्तों। आपकी राय का जरूर स्वागत रहेगा दोस्तों। आप बताइए
बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये स्पेशली मैंने पुलिस को देख करके और ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको तय करके ये हमने स्टोरी आपके लिए रखी है। आपको अच्छा लगा होगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर कीजिए। HV शॉर्ट्स को देखिए, मेरे नंबर से जुड़िए। अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।